हेलो फ्रेंड्स, अब तक दोस्तों हम बात कर चुके थे मैथमेटिक्स का फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट हमने पिछले वीडियोस में देख लिया। मैथमेटिक्स के फर्स्ट यूनिट में हमने देखा गणित का सीखना सिखाना, गणित की प्रकृति क्या होती है वो हमने देखा। मैथमेटिक्स के सेकंड यूनिट में हमने देखा गणित की संख्याएं और संख्या पद्धतियाँ। अब दोस्तों थर्ड यूनिट में हम यहाँ पर देखेंगे ज्यामिति तथा मापन। किस प्रकार से ज्यामिति का इतिहास क्या है, मापन का इतिहास क्या है, किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं और किस प्रकार से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, सारा कुछ दोस्तों हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना है और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आइए देखते हैं ज्यामिति का इतिहास। थर्ड यूनिट भी दोस्तों आपके 12 नंबर का यूनिट है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से दोस्तों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, बड़े यानी कि निबंधात्मक प्रश्न भी मल्टीपल क्वेश्चंस आपको सोल्व करवा सकते हैं। तो पूरा दोस्तों हम कंप्लीटली डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले देखिए ज्यामिति का इतिहास क्या है, थोड़ा सा हम थ्योरीज की पढ़ लेते हैं। थ्योरी में देखिए, जब ज्यामिति यूनानी भाषा के शब्दों जियो और मिट्रीन से मिलकर बना है। जियो का अर्थ है पृथ्वी या भूमि और मिट्रीन का अर्थ है मापना, यानी कि पृथ्वी या भूमि को मापना। तो ज्यामिति का उद्गम जो है भूमि मापने की आवश्यकता से हुआ। तो इस तरह से हम इसका भावार्थ निकाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जब नील नदी में बाढ़ आ जाती थी तो ऐसे खेतों के बीच की परिसीमाओं को बहा ले जाती थी, जिन्हें पुनः बनाने के लिए मिस्रवासियों ने अनेक ज्यामितीय तकनीकें और नियम विकसित किए। भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इत्यादि की खुदाइयों से यह पता लगता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता लगभग 3000 ईसा पूर्व ने ज्यामिति का प्रचुर मात्रा में उपयोग किया। उदाहरणार्थ सड़कें परस्पर समानांतर थी, घरों में विभिन्न प्रकार के कमरे थे। एक यूनानी गणितज्ञ थेल्स को श्रेय जाता है कि उन्होंने सबसे पहली ज्ञात उपपत्ति प्रदान की। इस उपपत्ति का कथन था कि वृत्त का जो व्यास है वृत्त के समद्विभाजित करता है, वृत्त का जो व्यास है वो वृत्त को समद्विभाजित करता है। उदाहरण के तौर पर ये मान लीजिए वृत्त है और इसका ये व्यास है, तो इसको वृत्त को दो भागों में बांटता है, बराबर दो भागों में। थेल्स का एक सबसे प्रसिद्ध शिष्य था पाइथागोरस, 572 ईसा पूर्व। इसी समय मिस्र के एक गणित के शिक्षक यूक्लिड ने उस समय तक ज्ञात गणित के सभी ज्ञान को एकत्रित किया और एलिमेंट्स नामक अपने प्रसिद्ध ग्रंथ के रूप में इसे व्यवस्थित किया। एलिमेंट्स को उन्होंने 13 अध्यायों में विभाजित किया था। तो इस तरह से छोटी छोटी जो बातें हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करें तो वन हिले द्वारा प्रस्तुत ज्यामितीय चिंतन के स्तर कौन कौन से थे। तो यहाँ पर देखिए पियरे एवं डीना वैन हिले ने बच्चों के मानसिक ढांचों का अवलोकन कर 1957 में एक सिद्धांत निकाला। वैन हिले के प्रतिरूप में समझ के 5 स्तर सम्मिलित हैं। चिंतन की विशेषताओं का वर्णन करते हुए स्तरों को दृश्यांकन, विश्लेषण, अनौपचारिक कटौती, औपचारिक कटौती तथा कठोरता नाम दिया गया है। अब देखते हैं प्रतिरूप यानी कि मॉडल। वैन हिले का जो मॉडल है वो किस प्रकार से था। तो इसका 0 स्तर देखते हैं, आधारभूत स्तर या दृश्यांकन। तो लेवल 0 में देखिए इस प्राथमिक स्तर पर स्थान के बारे में केवल विद्यार्थी केवल इतनी जानकारी रखते थे कि जो उनके चारों ओर विद्यमान होता है। ज्यामितीय संकल्पनाओं को पूर्ण संरचनाओं में देखा जाता है, न कि भागों के रूप में। उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस स्तर पर विद्यार्थी यह पहचानने में सक्षम होगा कि ए में ये वर्ग है तथा बी में ये आयत है। यानी कि आयत और वर्ग की डिजाइन किस प्रकार से होती है, दोनों चारों भुजाएं बराबर होती है वो वर्ग होगा, दो आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी वो आयत होगा। तो इस तरह से विद्यार्थी को यह पहचानने में सहायता मिलती है, विद्यार्थी सक्षम होता है कि आकृति कौन सी है। नेक्स्ट स्तर की यहाँ पर स्तर 1 की यहाँ पर बात करें तो स्तर 1 है विश्लेषण। स्तर 1 पर ज्यामितीय संकल्पनाओं का विश्लेषण प्रारंभ होता है। उदाहरण के लिए अन्वेषण तथा प्रयोग द्वारा विद्यार्थी आकृतियों की विशेषताओं को पहचानना प्रारंभ कर देते हैं। अभी हमने देखा वर्ग और आयत, तो वर्ग और आयत की विशेषताएं क्या क्या है उनको वह लेवल 1 में पहचानना सीखेगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करें औपचारिक कटौती। तो औपचारिक कटौती में देखिए इस स्तर पर विद्यार्थी आकृतियों के भीतर तथा आकृतियों में परस्पर एक वर्ग एक आयत होता है, जबकि इनमें एक आयत के सभी गुण विद्यमान होते हैं। दोनों तरह के गुणों में कटौती करके आकृतियों की श्रेणियों को पहचान सकते हैं। तो इस तरह से आप स्तर 2 में लिखेंगे। नेक्स्ट है स्तर 3 कटौती। तो इस स्तर पर एक व्यक्ति परमाणु की भूमिका को केवल स्मरण ही नहीं करता बल्कि उनकी रचना भी करता है।
एक से अधिक तरीकों से परमाणुओं के विकास की संभावना देखी जा सकती है। एक कथन तथा उसकी समझ के बीच अंतर भी किया जा सकता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करें, चौथा है कठोरता। तो इस स्तर पर सीखने वाला विभिन्न तरीकों से सिद्धांत प्रणालियों में कार्य कर सकता है, जैसे गैर यूक्लिडियन ज्यामितियों का अध्ययन कर सकता है तथा विभिन्न प्रणालियों में तुलना कर सकता है। आगे हम यहाँ पर बात करें तो टेनग्राम क्या होता है। तो टेनग्राम एक बहुत पुरानी चीनी पहेली है जिसमें 7 ज्यामितीय आकृतियाँ होती हैं जिन्हें भिन्न भिन्न तरह से जोड़कर विभिन्न आकृति बनाई जाती है। चित्र में आप यहाँ पर देख रहे हैं या फिर आप सिंपली गूगल पर सर्च करके टेनग्राम के बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, छोटा क्वेश्चन आपके बन सकता है। टेनग्राम बनाने का तरीका क्या है। तो नीचे दिए गए चरणों का अनुसरण कीजिए। याद रखिए कि प्रत्येक मोड़ के पश्चात आपको आधा वर्ग या वर्ग का आधा करने वाली एक लाइन मिलेगी। तो इस तरह से आप चित्र में देख पा रहे हैं पूरी प्रोसेस कि आपको टेनग्राम किस तरह से बनाना है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप गूगल से इसके बारे में अधिक सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम थोड़ा शॉर्ट में पढ़ेंगे जिससे क्या है वीडियो छोटा बने और आपको समझने में आसानी रहे, यानी कि पूरी तरह हम BSTC के एग्जाम पर यहाँ पर फोकस्ड हैं। हम टेलीग्राम के बारे में ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर बात नहीं करेंगे। आगे देखिए, स्थानिक समझ एवं मानक चित्रण क्या है। तो स्थानिक समझ का मतलब है आकारों एवं दृश्यों की अपनी दिमाग में छवि बना पाना। यह एक मानसिक कार्य है। स्थानिक समझ स्वाभाविक रूप में विकसित होती है और सतत रूप से बढ़ती जाती है। स्थानिक समझ का कौशल दुनिया को समझना आसान बना देता है। रोजमर्रा की जिंदगी में प्रत्येक व्यक्ति स्थानिक समझ का उपयोग करता है। वास्तुकार, इंजीनियरिंग एवं गणित इत्यादि कई रोजगार हैं जिनमें हमें अपनी समझ का उपयोग करते हुए नया समाधान ढूंढना पड़ता है। आगे हम बात करें रेखा क्या होती है। तो यदि ए से बी तक के रेखाखंड AB को ए से आगे एक दिशा में और बी से आगे दूसरी दिशा में बिना किसी अंत के विस्तृत किया जाए तो रेखा प्राप्त होती है। इसे AB से निरूपित करते हैं। चित्र में आप यहाँ पर देख रहे हैं A और B दो बिंदु हैं। यहाँ से देखिए जिस तरफ तीर लगी हुई है यानी कि रेखा का अंत नहीं है। अगर यहाँ पर रेखाखंड की बात होती तो रेखाखंड निश्चित दूरी का होता है। रेखा की कोई दूरी यहाँ पर कोई लंबाई नहीं होती। रेखा में अगर दोनों तरफ तीर लगे हुए हैं तो ये रेखा है, अगर सिर्फ लाइन खिंची हुई है तो वो एक रेखाखंड है। इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। विभिन्न प्रकार की रेखाओं के गुण क्या क्या हैं। तो थोड़ी सी रेखाओं के बारे में जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पर पहली है प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी कि एक दूसरे को काटती हैं और उनमें एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है। यानी कि देखिए यहाँ पर काटा तो यहाँ पर एक बिंदु बन गया, यानी कि केंद्र आप इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर समानांतर रेखाएं। दूसरा है समानांतर रेखाएं। समानांतर रेखाएं यानी कि एक दूसरे के बीच पर्याप्त दूरी रहती है, समान दूरी रहती है, यानी कि 1 से लेकर के अनंत तक एक समान दूरी ही इनके बीच में रहेगी। तो इन्हें हम इस तरह से निशान के तौर पर हम समानांतर निशान है ये, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर लंब रेखाएं। दो रेखाएं जिनका आपस में 90 डिग्री का कोण बने। 90 डिग्री कोण को किस तरह से दर्शाते हैं, इस तरह से। चित्र में आप देख पा रहे हैं कि लंब रेखाएं किस प्रकार से हैं, तो इस तरह से आपको इनका भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें कोण की। तो कोण देखिए, यदि किसी बिंदु से 2 किरणें निकले तो इस प्रकार बनने वाली आकृति कोण कहलाती है। कोणों के प्रकार देख लेते हैं थोड़ा सा। कोण देखिए, यहाँ पर पहला कोण है न्यून कोण। न्यून कोण देखिए जो 90 डिग्री से कम होता है, अर्थात 30 डिग्री 45 डिग्री, इन कोणों को क्या कहते हैं, न्यून कोण। नेक्स्ट है यहाँ पर अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है, जो कोण 90 डिग्री से अधिक होता है, 100 डिग्री 150 160 तक। समकोण होता है जो 90 डिग्री का होता है। ऋजु कोण या सरल कोण जो 180 डिग्री का होता है। और आगे हम यहाँ पर बात करें तो वृहत कोण, जो एक कोण 180 डिग्री से अधिक व 360 डिग्री से कम होता है, उनको वृहत कोण कहते हैं। छठा है यहाँ पर संपूरक कोण। तो जब दो कोणों का योग दो समकोण के बराबर होता है, जैसे 130 डिग्री प्लस 50 डिग्री 180 डिग्री, या फिर 110 डिग्री प्लस 70 डिग्री 180 डिग्री इत्यादि, अगर ऐसा होता है तो उसे संपूरक कोण कहा जाता है। आगे हम बात करें पूरक कोण। तो जब दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर हो, जैसे 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री होता है, 40 डिग्री 50 डिग्री 90 डिग्री होता है, तो इन ऐसे जो कोण होते हैं उनको पूरक कोण कहते हैं। आसन्न कोण, जिनमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो व जिन कोणों का शीर्ष उभयनिष्ठ हो, तो उसे क्या कहेंगे, आसन्न कोण कहेंगे।
नेक्स्ट है यहाँ पर सम्मुख कोण। तो जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करें तो प्रतिच्छेद बिंदु पर आमने सामने बनने वाले कोणों को क्या कहते हैं? सम्मुख कोण कहते हैं। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा अब त्रिभुज के बारे जान लेते हैं। तो त्रिभुज के बारे में देख लिए यहाँ पर भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज क्या होता है? तीन कोणों से बंध घिरी हुई आकृति होती है। तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं वो आपको पहले से पता है। शॉर्ट में हम यहाँ पर जो जानकारी हमारी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उन्हीं को हम यहाँ पर ज़्यादा फोकस करेंगे। पहला है समबाहु त्रिभुज, तो जिनमें सभी भुजाएं समान होती है। समद्विबाहु, जिनमें दो भुजाएं समान हो। विषमबाहु, जिनमें सभी भुजाएं असमान हो। कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो तो वो समकोण त्रिभुज होगा। न्यून कोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। थर्ड है यहाँ पर अधिक कोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज में एक 90 डिग्री से अधिक का कोण हो। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है, ये बात आप जानते हैं। और आगे दोस्तों यहाँ पर बात करें पाइथागोरस प्रमेय की। तो पाइथागोरस सूत्र या फिर बोधायन सूत्र, तो इसमें देखिए ABC एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें कर्ण, कर्ण किसे कहते हैं? जो सबसे लंबी जो भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं। और जो खड़ी जो लंब होती है उसको लंब कहते हैं। और यहाँ पर देखिए नीचे आड़ी रेखा को आधार कहते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर। यहाँ पर इस तरह से आपका फॉर्मूला है, जिसमें देखिए AC क्या है? 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर यहाँ पर 25 हुआ। और यहाँ पर देखिए आधार और लंब क्या है? 4 है और 3 है। यहाँ पर 4 और 3 का स्क्वायर 9 हुआ और 4 का स्क्वायर 16 हुआ। तो 16 और 9 यहाँ पर 25 हो गए। तो यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS हुआ। तो पाइथागोरस प्रमेय का जो फॉर्मूला है वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी बार एग्जाम में आए हैं। आगे हम यहाँ पर बात करें चतुर्भुज की। तो चतुर्भुज में देखिए परिभाषा वगैरह सब आपको पता होगी, यहाँ पर नॉर्मल सी बातें हैं। आगे हम यहाँ पर देखिए शॉर्ट में बात कर लेते हैं समलंब चतुर्भुज की। तो जिसकी भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। समलंब चतुर्भुज का चित्र आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है H × 1/2 AB A + B। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, जहाँ AB समांतर भुजाएं हैं जो कि आप यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें समांतर चतुर्भुज की। तो जिसकी आमने सामने की भुजाएं समानांतर हो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहाँ पर देख सकते हैं, आधार गुणा लंबवत ऊंचाई। तो इन फॉर्मूलाज को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए समचतुर्भुज, तो जिसकी चारों भुजाएं समान हो समचतुर्भुज का कहलाता है। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ पर देखिए 1/2 × D1 × D2। D1 क्या है? पहला विकर्ण है और D2 क्या है? दूसरा विकर्ण है। चित्र में आप यहाँ पर विकर्ण देख पा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें आयत की। तो जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तथा सभी कोण समान होते हैं, आयत कहलाता है। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई × चौड़ाई। और परिमाप का फॉर्मूला भी आपको पूछे तो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, इस तरह से आप परिमाप भी कर सकते हैं। आगे हम बात करें वर्ग की। तो वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों तथा चारों कोण समकोण हों। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि भुजा गुणा भुजा। एक चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब आगे बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा सममिति। सममिति सम और मिति को मिलकर बना है। सम का अर्थ होता है समान और मिति का मतलब माप, यानी कि समान माप। वह आकृति जो किसी रेखा या बिंदु द्वारा एक जैसे दो समान भागों में विभाजित हो जाती है सममिति आकृति कहलाती है, यानी कि समान माप में विभाजित हो जाती है। किसी भी आकृति में सममिति अक्ष या सममिति रेखा वह रेखा है जिसके दोनों ओर बनी आकृति एक जैसी होती है, यानी कि डुप्लीकेट हम जिसे कहें। ज्यामितीय आकृतियों में सममिति अक्ष। तो समद्विबाहु त्रिभुज में 1, समबाहु त्रिभुज में 3, विषमबाहु त्रिभुज में 1 भी नहीं, आयत में 2, वर्ग में 4, समषड्भुज में 6, वृत्त में अनंत। सम ज्यामितीय आकृतियों में सममिति अक्ष, आपको इनका भी ध्यान रखना है। अब बात करें सर्वांग समता। तो जब एक आकृति को उठाकर दूसरी आकृति पर रखा जाए और वे एक दूसरे को पूर्ण रूपेण ढक ले तो ऐसी आकृतियां सर्वांगसम आकृतियां कहलाती है। और इस गुण को सर्वांग क्षमता कहते हैं। सर्वांग क्षमता का चिन्ह आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। सर्वांग क्षमता के जो नियम होते हैं, पहला नियम है यहाँ पर भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। यहाँ पर देखिए SSS सर्वांग क्षमता नियम। यदि दिए गए सुमेल के अंतर्गत एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः किसी दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं।
सेकंड है यहाँ पर भुजा कोण भुजा का नियम, SAS नियम। तो एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उसके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की अंतर्गत दो भुजाओं और उसके अंतर्गत कोण के बराबर हों तो त्रिभुज सर्वांगसम होता है। नेक्स्ट है कोण भुजा कोण का ASA नियम। एक त्रिभुज के दो कोण और उसके अंतर्गत भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों और उसके अंतर्गत भुजा के बराबर हों तो वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। चौथा है यहाँ पर समकोण कर्ण भुजा RAS। यहाँ पर देखिए नियम, किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः किसी दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण को एक भुजा के बराबर हो। तो इन सभी बातों का आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। काफ़ी बार दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आया है तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्टीज यहाँ पर आएंगी इसको समझने में, बट एक बार आप एक दो बार क्वेश्चन आप इसके देख लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए सर्वांगक्षमता के प्रमुख घटक व आकार व साइज है। यहाँ पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर सूत्र आप यहाँ पर देख लेंगे। सूत्र के दोस्तों आपको प्रश्न खुद से ही सोल्व करने हैं या फिर आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं या फिर किसी पुरानी बुक में भी आपको देख लेना है। घनाभ के बारे में आपको थोड़ी जानकारी ले लेनी है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर 2 का होल स्क्वायर में LB प्लस BH प्लस LH। लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, तो इन सभी का जोड़ आपको यहाँ पर देखना है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला, घनाभ का आयतन का L गुणा B गुणा H यानी कि लंबाई इंटू ऊंचाई इंटू चौड़ाई। नेक्स्ट है घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ के विकर्ण का है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का अंडर रूट। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर हमें पूछे तो फिर 2H होल में L प्लस B। H का मतलब हाइट ऊंचाई और L का मतलब लंबाई प्लस B का मतलब चौड़ाई। नेक्स्ट आपको बेलन के प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πrh। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr प्लस h होता है और बेलन का आयतन होता है πr स्क्वायर h। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए वर्त के बारे में प्रश्न जो पूछेगा आपसे, वर्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर और वृत्त का परिमाप या परिधि 2πr चित्र में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें शंकु की, तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ सकता है πrl। शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी पूछ सकता है πrl प्लस r। शंकु का आयतन का अगर पूछे तो फॉर्मूला है 1/3 πr स्क्वायर h। नेक्स्ट यहाँ पर देखें तो आयत का क्षेत्रफल पूछ सकता है L गुणा B यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का परिमाप पूछ सकता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। और वर्ग में अगर पूछता है तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको पूछ सकता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा यानी कि भुजा स्क्वायर। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। और त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल पूछता है आपको तो 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई। और फिर इसी के साथ में आपको पाइथागोरस सूत्र वगैरह के बारे में पूछ सकता है, कर्ण के बारे में पूछ सकता है, आधार के बारे में या फिर लंब के बारे में पूछ सकता है। तो इतने सारे जो टॉपिक्स हैं दोस्तों, इनसे आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस पर आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी है। प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखते हुए चैनल पर सारे अपलोडेड हैं, आप उनमें देखें सर्च करके। हमारे चैनल का वीडियो जो आपको 2-4 नंबर पे मिल जाएगा, तो उसको सर्च करके प्रीवियस ईयर पेपर्स देख करके उनसे थोड़ा आपको क्वेश्चन सोल्व करें और इन सभी फॉर्मूलाज को अप्लाई करके एक बार देख लें। और इस यूनिट में दोस्तों इतना ही, जल्द मिलेंगे अगले यूनिट के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और अपने सभी BSTC फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।